चलिए लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सॉल्व करिए इसको, आराम से करिए और आंसर सही देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट का समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व करिए लेकिन सही आंसर दीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है ये, कुछ कथन दिए हैं और उन पे आधारित कुछ निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। 1 मिनट का कम से कम समय लीजिए आप लोग और आंसर सही देने की कोशिश करेंगे। लगभग सारे चैप्टर को कवर किया है मैंने। क्या आएगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन बी आ रहा है। बाकी लोग का क्या आ रहा है देखिए। ऑप्शन बी आ रहा है। पढ़ के आए होंगे तो बनेगा आप लोग से। ऑनलाइन में भी कमेंट करेंगे क्या आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन बी सभी का आ रहा है। अलग कैसे आ रहा है आप लोग का? आपका अलग कैसे आ रहा है? ये सब नहीं बन पा रहा है आप लोग से। केवल बोला यहां पे चीता फिक्स हो जाएगा, वो वहां से हिलेगा ही नहीं, तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो ही जाएगा। फिर देखिए कैसे बनेगा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो ऐसा बनेगा। देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो ये हो जाएगा कुत्ता का सर्कल और ये हो जाएगा बिल्ली का, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सभी बिल्ली शेर हैं, तो सभी बिल्ली शेर हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, सभी बिल्ली शेर हैं। कोई शेर चूहा नहीं है। अब कोई शेर चूहा नहीं है बोला है, इसका मतलब ये हो जाएगा कोई शेर चूहा नहीं है, तो शेर के पूरे सर्कल का चूहा के पूरे सर्कल से क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो शेर के पूरे सर्कल का चूहा के पूरे सर्कल से क्रॉस। इसके बाद बोला केवल चूहा चीता है। केवल का मतलब ओनली, तो आपको बताया हूं केवल चूहा चीता है। इसको रीड कैसे करेंगे? सभी चीता चूहा है। सभी चीता चूहा है मतलब चीता चूहा के अंदर आएगा और इसमें ऐसा लाइन खींच दीजिए, ये बताएगा कि ये फिक्स है। सभी चीता चूहा है, चीता फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा, एकदम फिक्स है। ये डायग्राम ऐसा बनेगा। अब पहला निष्कर्ष, सभी चूहा के कुत्ता होने की संभावना है। क्या सारे चूहा को उठा के कुत्ता के अंदर ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि सारे चूहा को उठाएंगे तो चीता भी उठेगा, लेकिन चीता फिक्स है, इसीलिए संभावना क्या हो रही है? गलत। याद आ रहा है? केवल वाला कथन में डायग्राम कैसा बनता है? तो केवल चूहा चीता है मतलब सभी चीता चूहा है, तो चीता अंदर होगा, फिक्स रहेगा। अब मैंने बोला सभी चूहा के कुत्ता होने की संभावना, सारे चूहा को उठा के कुत्ता के अंदर ला सकते हो क्या? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि चीता उठेगा और चीता फिक्स है। दूसरा, कोई चीता बिल्ली नहीं है, तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि चीता के पूरे सर्कल का बिल्ली के पूरे सर्कल से क्रॉस दिखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा जब क्रॉस आपको दिखाई देगा। तो सारे चीता का सारे बिल्ली से क्रॉस होना चाहिए, तो यहां पे क्रॉस किसका किसका है? ये देखिए पूरे शेर का पूरे चूहा के साथ क्या है? क्रॉस। इसका मतलब चीता का बिल्ली से क्रॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सही। लेकिन क्रॉस दिखाई नहीं देता तो भी ये निष्कर्ष क्या होता? सही। समझ आ रहा है? फिक्स वाला जो एलिमेंट होता है उसका बाकी सारे बचे एलिमेंट के साथ नेगेटिव निष्कर्ष क्या होता है? सही। मतलब चीता का बिल्ली के साथ, चीता का शेर के साथ, चीता का कुत्ते के साथ नेगेटिव निष्कर्ष क्या होगा? सही। यहां पे तो क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस दिखाई नहीं भी देता तो भी निष्कर्ष 2 क्या होता? सही होता। याद आ रहा है? क्रॉस दिखाई नहीं देता तो भी निष्कर्ष 2 सही ही होता, क्योंकि आपको पता है कि चीता फिक्स है, इसका मतलब चीता का चूहे को छोड़ के बाकी सभी के साथ नेगेटिव निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। केवल निष्कर्ष 2 सही है। बना था सभी से? बढ़े आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सभी पाकिस्तान चीन है। आराम से डायग्राम बनाएंगे, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा डायग्राम में, डायग्राम के लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आराम से डायग्राम को सही बनाएंगे। थोड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। सभी पाकिस्तान चीन है, सभी चीन भूटान है, सभी भूटान नेपाल है, कुछ नेपाल इंग्लैंड है, कोई भूटान अमेरिका नहीं है, कुछ अमेरिका नेपाल है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
आराम से बनाएंगे। क्रॉस देखेंगे किसके किसके बीच में है। दो निष्कर्ष यहां पे संभावना वाले हैं और एक नॉर्मल निष्कर्ष दिया गया है आपको। ट्राई करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको डायग्राम बनाने में। ट्राई करिए, क्या आंसर होगा इसका। सभी पाकिस्तान चीन है, सभी चीन भूटान है, सभी भूटान नेपाल है, कुछ नेपाल इंग्लैंड है, कोई भूटान अमेरिका नहीं है, कुछ अमेरिका नेपाल है। थोड़ा दिमाग लगाइए, डायग्राम को सही बनाइए। दो बार यहां भी नेपाल है और यहां भी नेपाल है, देख लेना। नेपाल का सर्कल तो एक ही बनेगा ना, दो अलग अलग सर्कल नेपाल के नहीं हो सकते हैं, तो वहीं से कुछ जुगाड़ लगा के बनाना पड़ेगा डायग्राम को आपको। कुछ अमेरिका नेपाल है, बना डायग्राम। चलो ट्राई करते हैं एक बार कैसा बनेगा, देखो। सभी पाकिस्तान चीन है, तो सभी पाकिस्तान चीन है, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सभी पाकिस्तान चीन है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखते हैं एक बार। सभी पाकिस्तान चीन है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखिए। तो सभी पाकिस्तान चीन है, बन जाएगा ऐसा। सारे के सारे पाकिस्तान क्या है, चीन, ऐसा बनेगा। सभी चीन भूटान है, तो सारे के सारे चीन जो है वो क्या है, भूटान है, तो सारे के सारे चीन क्या है, भूटान। सभी भूटान क्या है, नेपाल, तो सारे के सारे भूटान क्या है, नेपाल, तो सारे भूटान क्या है, नेपाल। नेपाल ऑलरेडी आ चुका है यहां। अब बोला क्या है, कुछ नेपाल क्या है, इंग्लैंड। कुछ नेपाल इंग्लैंड है, मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। तो कुछ नेपाल क्या है, इंग्लैंड, तो नेपाल का थोड़ा सा हिस्सा इंग्लैंड के साथ कॉमन है, मिनिमम ओवरलैप करना है। भूटान में, चीन में या पाकिस्तान में ओवरलैप नहीं करेंगे। बोला है कुछ नेपाल इंग्लैंड है। अब देखो, कोई भूटान अमेरिका नहीं है, कोई भूटान अमेरिका नहीं है, तो ये रहा भूटान, तो कोई भूटान जो है वो अमेरिका नहीं है। तो यहां पे अगर आप बनाते हो अमेरिका को, तो दिक्कत क्या होगा, देखो कोई भूटान अमेरिका नहीं है, अगर आप ऐसा बना दोगे तो अब दिक्कत क्या हो रहा है, कुछ अमेरिका नेपाल है, तो नेपाल और अमेरिका में कॉमन भी दिखाना है आपको। समझ आ रहा है, अमेरिका और नेपाल में आपको कॉमन भी दिखाना है, तो डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे। डायग्राम कैसा बनेगा यहां पे, तो आप पहले बना लो कि कुछ अमेरिका क्या है, नेपाल, तो नेपाल और अमेरिका में क्या हो गया, कॉमन। अब कोई भूटान अमेरिका नहीं है, भूटान के पूरे सर्कल का अमेरिका के पूरे सर्कल से क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये बन जाएगा डायग्राम, क्योंकि अमेरिका और नेपाल में कॉमन भी दिखाना था आपको, तो अमेरिका को नेपाल से दूर नहीं बना सकते आप। तो कुछ अमेरिका नेपाल हो गए यहां पे, और कोई भूटान अमेरिका नहीं है, मतलब भूटान के पूरे सर्कल का अमेरिका के पूरे सर्कल से क्या हो गया, क्रॉस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, केवल एक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग कमेंट करेंगे ऑनलाइन में भी, देखने नहीं आए हो बस कि बैठ के देख रहे हो आप लोग। आप लोग को बनाना है भाई, मेरे को नहीं बनाना है इसको। ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया। केवल पहला वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। आ रहा है सभी का। सभी इंग्लैंड के अमेरिका होने की संभावना है, सारे इंग्लैंड को उठा के अमेरिका में डाल सकता हूं क्या। क्रॉस किसको रोक रहा है, तो आप देखेंगे तो क्रॉस किसको रोक रहा है, ये देखो, ये भूटान हो गया, इस पूरे भूटान का पूरे अमेरिका से क्या है, क्रॉस। पूरे भूटान का पूरे अमेरिका से क्या है, क्रॉस। तो यहां पे बोला है सभी इंग्लैंड के अमेरिका होने की संभावना, सारे इंग्लैंड को उठा के अमेरिका में डाल सकता हूं क्या, बिल्कुल डाल सकता हूं, कोई रोक रहा है क्या, नहीं, सही हो जाएगा। कुछ भूटान इंग्लैंड है, कुछ का मतलब कॉमन, तो भूटान और इंग्लैंड में कॉमन है क्या, तो ये भूटान ये इंग्लैंड कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत। कुछ अमेरिका के पाकिस्तान होने की संभावना, थोड़े से अमेरिका को पाकिस्तान में ले जा सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि ये क्रॉस रोक रहा है, ये इतने क्षेत्र का क्रॉस इतने क्षेत्र के साथ है, मतलब कुछ अमेरिका को उठा के पाकिस्तान में नहीं ले जा सकता। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बन जाएगा। दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसा कथन जब दिखे कि लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई नेपाल और अमेरिका में कॉमन भी होना चाहिए, जबकि आपने अमेरिका को नेपाल से बहुत दूर बना दिया है, तो आप पहले नेपाल और अमेरिका में कॉमन दिखा दीजिए, उसके बाद भूटान के पूरे सर्कल का अमेरिका के पूरे सर्कल से क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो सभी इंग्लैंड के अमेरिका होने की संभावना, सारे इंग्लैंड को उठा के अमेरिका में ले जा सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है मेरे को, तो पहला क्या हो जाएगा, सही।
कुछ भूटान इंग्लैंड है, भूटान और इंग्लैंड में कॉमन दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो गलत। कुछ अमेरिका के पाकिस्तान होने की संभावना, थोड़े से अमेरिका को उठा के पाकिस्तान में नहीं ला सकता, क्रॉस रोक रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत। ये दो प्रश्न हो गए, ये पहला प्रश्न था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे पहला गलत क्यों हुआ था, क्योंकि सभी चूहे को उठाऊंगा तो ये चीता भी उठेगा, जबकि चीता क्या है, फिक्स है, कोई चीता बिल्ली नहीं है, तो चीता का बिल्ली से नेगेटिव निष्कर्ष सही होगा ही। यहां पे तो क्रॉस भी दिख रहा है, क्रॉस नहीं दिखता तो भी सही होता, तो यहां पे निष्कर्ष दो सही, पहला गलत। और यहां पे आपने देखा क्या हो रहा है, बन जाएगा। दोनों में डाउट तो नहीं किसी को, बन रहा है ना आप लोग से, बनाओ इसको। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह दिए गए सेट में हैं। तो ये एनालॉजी का प्रश्न है, ये तो क्लास में कराया हुआ प्रश्न है मेरे ख्याल से, ठीक, ये तो क्लास में कराया हुआ प्रश्न है, बना लीजिए सभी लोग जल्दी से। एनालॉजी, उसमें भी समूह सादृश्यता, ग्रुप एनालॉजी का प्रश्न है ये। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। तो आपको बताया हूं 6 दिखाई दिया और 200 और 300 के बीच का कोई संख्या दिखाई दिया, इसका मतलब 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, इसमें 81 जोड़ने पे आएगा 297, तो ये 81 क्या है, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग है। तो 6 का क्यूब और 9 का वर्ग दोनों को जोड़ने पर 297 आएगा, तो बीच वाले का क्यूब और फर्स्ट वाले का वर्ग दोनों को जोड़ने पे थर्ड नंबर मिलेगा। ट्राई करो, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 487। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 8 का क्यूब क्या होगा, 512, और 11 का स्क्वायर 121, जोड़ने पर 633 आ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये एनालॉजी का प्रश्न है, उसमें भी ग्रुप एनालॉजी, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने क्लास में किए हैं, तो ये आपसे बनना चाहिए था। समूह सादृश्यता का प्रश्न है, ये बन जाएगा। दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लाने का कोशिश करेंगे और आसानी से ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ट्राई करिए क्या आएगा। श्रृंखला का प्रश्न है ये, इस प्रकार का एक प्रश्न कराया भी था मैं। तो पहचानेंगे पहले श्रृंखला है किसकी है, डिफरेंस की है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसकी है, डिफरेंस की, तो बनाएंगे। ये प्रश्न भी शायद क्लास में कराया था मैं। देखिए 27, 30, 37, 50, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे 98 है। अब यहां पे एक बात समझेंगे, पहले तो आप पहचानेंगे श्रृंखला किसकी है, डिफरेंस की है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की होती तो आपको समझ में आ जाता कि अंतिम के दो पद बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते, लेकिन ये श्रृंखला है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की नहीं दिखाई दे रही है, मतलब डिफरेंस की है। मल्टीप्लिकेशन की होती है मतलब अंतिम के दो पदों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये श्रृंखला है डिफरेंस की। तो आप डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, 3, यहां पे कितना 7, यहां पे कितना 13। ये डिफरेंस आपको नहीं पता, ये डिफरेंस आपको नहीं पता है। अब एक बात समझेंगे, यहां पे आपको समझ में, मान लो यहां पे कुछ नहीं आया कि 3, 7, 13, ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वापस से डिफरेंस निकाल दो, 4 कितना आया, 6। तो एक बार के लिए आपको लगेगा कि 4 आया है, 6 आया है, तो अगला क्या होगा 8, और अगला क्या होगा 10, एक बार ऐसा लगेगा आपको। तो ट्राई कर लीजिए, क्या ऐसा करने से संतुष्ट हो रहा है क्या अगला डेटा। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो यहां पे कितना आएगा 21, 21 और 10 कितना होगा 31। अब देखो 50 और 21 कितना हो जाएगा 71, क्या 71 और 31 को जोड़ने पर 98 आएगा, नहीं आएगा। और ऑप्शन में 71 भी नहीं है, ऑप्शन में 71 भी नहीं है, और 71 और 31 को जोड़ने पर 98 भी नहीं आ रहा है। तो दो ही पद को देख के तीसरा पद डिसाइड नहीं कर सकते आप, 4 और 6 को बोल के 8 अपने मन से नहीं लिख सकते आप, कम से कम 3-4 पद हो तब जाके आप उसके आगे का पद बताएंगे।
अगर मैं 2 4 6 बोला उसके बाद आप 8 बोल सकते हैं, चांसेस हैं कि सही हो जाएगा। लेकिन केवल 2 और 4 बोला तो अगला पद 6 ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कम से कम 3 पद तो हो, तब चौथा पद आप बता सकते हैं उसी पैटर्न में। केवल 2 पदों को देख के तीसरा पद बताना एकदम गारंटी नहीं है कि सही ही होगा। जैसे यहां पे आपने बोल दिया कि 4 है 6 है तो अगला 8 होगा, अगला 10, लेकिन यहां पे तो सही नहीं बैठ रहा है। आपने देखा 13 और 8 21, 21 और 10 31, अब 50 और 21 कितना 71, 71 और 31 98 तो होता ही नहीं है, और 71 ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब ये पैटर्न तो यहां पे नहीं लगेगा। तो आपको समझना है यहां पे पैटर्न क्या काम करता। तो 27 और 30 का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 13। अब यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस मेरे को चाहिए। अब आपको समझना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29। तो आप देख पा रहे हैं 2 को छोड़ के 3 लिखा है, 5 को छोड़ के 7 लिखा, 11 को छोड़ के 13 लिखा, तो आप 17 को छोड़ के यहां पे 19 लिखिए और 23 को छोड़ के यहां पे 29 लिखिए। अब चेक करते हैं 27 और 3 30, 30 और 7 37, 37 और 13 50, 50 और 19 कितना होगा 69। क्या 69 और 29 98 होगा? बिल्कुल होगा, और ऑप्शन में 69 भी है। आपको समझाया था एनालॉजी में भी कि प्राइम नंबर को प्राथमिकता देना होता है। जनरली 2-3 अप्रोच एक साथ काम कर रहे हैं तो प्राइम नंबर को प्राथमिकता देना होता है आपको, तो चांसेस ज्यादा होते हैं प्राइम नंबर पे ही काम करने के। तो यहां पे प्राइम नंबर देख सकते हैं, एक छोड़ के एक छोड़ के एक लिखा है, बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 69। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में टुगेदर को 119 और मास्टर को 87, टुगेदर को लिख रहा है 119 और मास्टर को लिख रहा है 87, तो रिवर्स को क्या लिखेगा पूछ रहा है। तो बता चुका हूं, प्लेस ऊपर लिखिए और विपरीत नीचे, और कोशिश करिए 87 के आसपास पहुंचने का। अगर आप मास्टर को चेक कर रहे हैं तो 87 के आसपास कौन पहुंचा रहा है, अगर आप टुगेदर को चेक कर रहे हैं तो 119 के आसपास कौन पहुंचा रहा है। बनाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं वो उसी लेवल के हैं जैसा पीएससी में अभी पूछ रहा है। तो प्लेस वैल्यू विपरीत वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए आपको। बहुत सारे प्रश्न आपने प्रैक्टिस किए हैं। बनाइए, समय लीजिए 1 मिनट का। देखो, मास्टर को चेक कर लो क्योंकि ये छोटा वर्ड है। तो आपको बोला हूं ऊपर में प्लेस वैल्यू, नीचे में विपरीत वैल्यू। 7 7 लिखो। एम का क्या होगा 13 और विपरीत 14, ए का 1 और एस का और 8, टी का ई का 5 और 22, आर का 18 और 9। 7 7 कैलकुलेट करना है। अब जोड़ो सबको। 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 और 20 कितना 43, 43 और 9 कितना हो जाएगा 53, 52, 52 10 62, 62 और 1 63, 63 और 13 कितना हो जाएगा 63 और 13 76। यही आ रहा है क्या 76 आ रहा है प्लेस वैल्यू का टोटल। 87 के आसपास पहुंच पा रहे हो क्या? तो बहुत दूर हो भी देखा जाए तो। 76 में 11 जोड़ने पर क्या आएगा 87, तो ये 11 जोड़े हैं तब जाके 87 आया है। तो अभी विपरीत का देखते हैं। 22 और 9 कितना होगा 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 6 52 और 20 82, 72, 72 4 76, 76 और 10 कितना हो जाएगा 86, 86 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा 87। तो एक बार आपने देखा कि भाई अगर मैं प्लेस वैल्यू का टोटल करूंगा तो 11 जोड़ना पड़ रहा है, विपरीत का टोटल करके 1 जोड़ना पड़ रहा है। तो यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एक के पीछे का भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो स्वर कितने हैं यहां पे 2 और 11 का तो कोई भी लॉजिक समझ आ ही नहीं रहा है। तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए कि भाई आप अगर विपरीत का टोटल करके 1 जोड़ेंगे तो 87 और प्लेस वैल्यू का टोटल करके 11 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 87। तो कहीं ना कहीं पैटर्न में ये बैठ सकता है क्योंकि 1 जोड़ना पैटर्न में बैठ रहा है, 11 किसी लॉजिक से बैठता नहीं है। सही। टुगेदर का चेक करते हैं। टुगेदर में क्या हो रहा है देखिए, टुगेदर में क्या हो रहा है TOGE
THER। विपरीत वाले को देखते हैं, क्योंकि विपरीत वाला कहीं ना कहीं आपको पहुंचा रहा है ज्यादा नजदीक, तो पहले विपरीत वाले को ही ट्राई करते हैं। T का विपरीत क्या होगा? 7। O का विपरीत क्या होगा? G का विपरीत, E का विपरीत, T का, H का, E का और R का विपरीत लिखा हूं मैं। T का होता है 20 तो विपरीत क्या होगा? 7। O का होता है 15 तो विपरीत 12, G का 7 तो विपरीत 20, E का 5 विपरीत 22, T का 20 विपरीत 7, H का 8 विपरीत 19, E का 5 विपरीत 22, R का 18 विपरीत 9। सबको जोड़ो, 22 और 9 कितना? 31, 31 और 19 40, 40 50, 50 और 7 57, 57 2 59, 59 और 20 कितना हो जाएगा? 79, 79 और 20 कितना हो जाएगा? 99, 99 और 2 101, 101 और 10 111 और 7 कितना? 118। दिया कितना है? 119, मतलब एक जोड़ने पे 119। समझ आ गया लॉजिक आपको? विपरीत का टोटल करके एक जोड़ना है, विपरीत का टोटल करके एक जोड़ना है। यहां पे 3 गुना 2 गुना 4 गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप विपरीत का टोटल देखेंगे, उसका डबल तिबल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा डेटा। सीधे आपको पहुंचा रहा है वो कोड के आसपास, टोटल करने पे ही आपको कोड के आसपास पहुंचा रहा है, तो रिवर्स का बता दीजिए। R का क्या होगा? विपरीत 9, E का विपरीत, V का विपरीत, E का विपरीत, R का विपरीत, S का विपरीत और E का विपरीत। विपरीत लिखूंगा सीधे में। 22 और 8 कितना हो गया? 30, 30 और 9 39, 39 2 41, 41 और 20 61, 61 और 5 66, 66 और 2 68, 68 और 20 88, 88 और 9 97। तो टोटल हो गया 97। इसमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 98। ऑप्शन बी हो जाएगा। बन गया होगा ये? ठीक। तो इतना बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। जो प्लेस वैल्यू है विपरीत वैल्यू है, तो आपको याद होगा, L को देख के याद आना चाहिए क्या? 12 और 15। 30 भी अगर दिखाई दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, डबल। 45 भी दिखाई दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 24 भी दिखाई दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बन जाएगा यहां तक? चलो अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में लोकेट का कोड कुछ लिखा है, पोएट्री का कोड कुछ लिखा है, तो अवॉइड का कोड पूछ रहा है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाइए। लोकेट और पोएट्री का कोड लिखा है तो अवॉइड का कोड पूछ रहा है। तो अच्छे लेवल के प्रश्न है ये। अप्रोच बताए सोचने का, सीधे आपको सोचना है। एल को देखे तो आपको याद आना चाहिए क्या? 12 और 15। 12 और 15 में से कुछ नहीं, लेकिन 24 तो है। 24 को उठा लो एल के लिए, होल्ड पे नहीं रखेंगे इसको, उठा लेंगे आप 24 को सीधे, क्योंकि इतना इत्तेफाक नहीं होगा कि 24 इत्तेफाक से लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में 12 का डबल ही है। समझ आ रहा है? वो एक्चुअल में 12 का डबल ही 24 लिखा हुआ है। बनेगा यहां तक? चलो देखो, बहुत बढ़िया, सी आ रहा है बहुत लोगों का। देखो, एल को देख के आपको याद करना है 12 और 15। 12 क्या होता है? प्लेस वैल्यू, और 15 क्या होता है? विपरीत। तो एल को देख के 12 और 15 में से कुछ याद आया, लेकिन यहां पे दिखाई नहीं दिया, लेकिन 24 तो दिखाई दे रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू का क्या है? डबल। तो ऐसा लिख लीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेस वैल्यू का क्या है? डबल। ओ को देख के याद आना चाहिए 15 और 12। 15 प्लेस वैल्यू और 12 विपरीत, लेकिन 30 दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है? प्लेस वैल्यू का डबल। प्लेस वैल्यू का डबल है। सी को देख के आपको याद आना चाहिए 3 और 24। क्या दिखाई दे रहा है? 24, मतलब ये सी का क्या लिखा है? अपोजिट। ए को देख के याद आना चाहिए 1 और 26। 26 दिखाई दिया, मतलब क्या लिखा है? अपोजिट। टी को देख के याद आना चाहिए 20 और 7। 20 और 7 में से कुछ नहीं दिखा, मतलब 40 दिख रहा है, प्लेस वैल्यू का डबल। ई को देख के आपको याद आना चाहिए 5 और 22, तो ई को क्या लिखा है? 22, अपोजिट। अब यहां पे देखा जाए तो कर क्या रहा है? 3 अक्षरों का वो प्लेस वैल्यू का डबल लिख दिया और 3 अक्षरों का अपोजिट। ऐसा कोई सीक्वेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या खास बात है जिनका अपोजिट लिखा है उनमें? तो आप देखेंगे अपोजिट लिखा किसका किसका है? सी का, ए का और ई का। इन तीनों का क्या लिखा है? वो अपोजिट।
तो इन तीनों में खास बात क्या है जो इन तीनों को बाकी से अलग करती है? इन तीनों में खास बात क्या है? ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं, स्वर नहीं बोल सकते इनको, स्वर बोलेंगे तो सी तो स्वर में आता ही नहीं है। तो इन तीनों में खास बात जो इनको एल, टी और ओ से अलग कर रही है वो ये है कि ये तीनों सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं। बताया था सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक होते हैं? ए से आई तक। ये देखिए ये होते हैं सिंगल डिजिट वाले अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट वाले अक्षर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो सिंगल डिजिट वाले अक्षर हैं उनका अपोजिट लिखा है और जो डबल डिजिट वाले अक्षर हैं उनका प्लेस वैल्यू का डबल। तो चेक कर लीजिए पोइट्री में क्या दिखाई दे रहा है आपको। पी का क्या होता है प्लेस वैल्यू? 16, डबल डिजिट वाला है तो 16 का डबल 32। ओ डबल डिजिट वाला है 15 तो 15 का डबल 30। ई सिंगल डिजिट वाला है 5, 5 का विपरीत 22। टी डबल डिजिट वाला 20, 20 का डबल 40। आर डबल डिजिट वाला 18, 18 का डबल 36। वाई डबल डिजिट वाला 25, 25 का डबल 50। खत्म हो गया क्वेश्चन। अवॉइड का बताना है तो ए सिंगल डिजिट है ना, 1 का विपरीत। वी डबल डिजिट वाला 22, 22 का डबल। ओ डबल डिजिट वाला 15, 15 का डबल। आई सिंगल डिजिट वाला 9, 9 का अपोजिट। डी सिंगल डिजिट वाला 4, 4 का अपोजिट। 26, 44, 30, 18, 23, ऑप्शन सी। तो दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो यह अप्रोच बता चुका हूं। तो यहां पे सीधे एल को देखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, कुछ दिखाई दिया तो ठीक, नहीं दिखाई दिया तो 24 तो है 12 का डबल, लिख दीजिए एल का प्लेस वैल्यू का डबल। समझ आ रहा है? तो आपको बताया हूं कि विशेषताएं कैसे देखनी है। तो सी, ए और ई की विशेषता जो इसको एल, ओ और टी से अलग कर रही है। तो आप बोलेंगे स्वर है, लेकिन स्वर तो ए और ई है ना बस, लेकिन वो काम सी में भी किया है। अगर केवल ए और ई का अपोजिट लिखता तो आप बोलते स्वर का अपोजिट लिख दिया है, लेकिन सी भी शामिल है। तो सी, ए और ई में ऐसी क्या खास बात है जो एल, ओ, टी से इसको अलग कर रही है? वो है सिंगल डिजिट वाले अक्षर। ए से आई तक होते सिंगल डिजिट वाले अक्षर। बन जाएगा यहां तक। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, बनाएंगे इसको। ये तो आसान है, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए इसमें आपको। वर्ग बता रहा है डॉक्टर को, वृत्त बता रहा रक्तदाताओं को और पंचभुज महिलाओं को बता रहा है। तो रक्तदान करने वाली कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं? ठीक, यह आसान सा प्रश्न है यार, 10-15 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा इसमें। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या रहा है। 50 आएगा? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा तो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। 50 आएगा? ये जो वर्ग है ये बता रहा है डॉक्टर को, ये वर्ग बता रहा है डॉक्टर को। उसके बाद वृत्त बता रहा है रक्तदाताओं को, ये बता रहा है रक्तदाताओं को। और ये जो पंचभुज है ये बता रहा है महिलाओं को, महिलाओं को बता रहा है। अब बोल रहा है रक्तदान करने वाली कितनी महिला डॉक्टर हैं? मतलब रक्तदान भी करती हो, महिला भी हो, डॉक्टर भी हो, तीनों में ही कॉमन। तीनों में ही कॉमन क्या है? 50। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। ऐसे वर्ड को भी पकड़ सकते हैं, रक्तदान भी, महिला भी, डॉक्टर भी, मतलब तीनों में ही कॉमन। तीनों में कॉमन क्या है? 50। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 बन जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा तो इस पे आधारित प्रश्न है 2। आराम से बनाएंगे, इत्मीनान के साथ। सीधे डायग्राम बनाइए, प्रश्न को लिखेंगे नहीं आप। तो जैसा पीएससी का पैटर्न चलता है वैसे ही प्रश्न में लिया हो, उसी पैटर्न पे पूरे प्रश्न हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने आएगा, पहले डायग्राम बनाइए। यहां पे कंफ्यूज किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टी फालतू दिया है यहां पे। आर से कहां जाना है? एस जाना है। टी पर रुकने से पहले, कोई मतलब नहीं उस वर्ड का। टी पर रुकने से पहले 2 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचा, तो आर से एस पे जाएंगे आप और एस से टी पे आएंगे। कंफ्यूज किया है केवल वो, बीच में यहां पे टी को लिख के, यहां पे टी को लिख के केवल कंफ्यूज किया है वो। डायग्राम बनाइए जल्दी से। बन गया?
डायग्राम बनाइए सही सही। डेटा का ध्यान देंगे। 5 वो है तो 5 इधर वाला थोड़ा ध्यान देके बनाएंगे डेटा को। ऐसा ही प्रश्न पूछता है पीएससी में भी। ये 3 और 2 5, ये 5, वही ध्यान देना क्योंकि प्रश्न अभी गलत हो जाएगा फिर। डेटा का विशेष ध्यान दो भाई। बना है डायग्राम? आप लोग को इधर बना डायग्राम? बनाओ, डेटा को ध्यान दो थोड़ा सा, तब बनेगा डायग्राम। चलिए चेक करिए। फरहान बिंदु P से चलना प्रारंभ किया। तो फरहान जो है बिंदु P से चलना प्रारंभ किया, तो ये मान लो बिंदु P है। दक्षिण की ओर 5 मीटर गया है, तो ये है मान लो 5 मीटर दक्षिण की ओर। ऐसा एरो बनाते चलिए। बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। अब ऐसा जा रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी ना, तो 2 मीटर किधर जाएगा वो? घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसी होगी? ऐसी ये होगी ना, ये घड़ी की दिशा हो जाएगी। तो 2 मीटर घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा वो। ये देखो बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंचा, तो बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 मीटर चला, ये देखो यही होगा। और बिंदु कहां पहुंचा? Q पर, तो ये बिंदु कौन सा है? Q। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। बाईं ओर मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा। कितना? 3 मीटर। तो 5 ऑलरेडी आपको पता है ये है, तो 3 उससे कम ही होगा, तो ये 3 मीटर है। बिंदु कोई सा है क्या? ये नहीं बोला है। अब वह दाईं ओर मुड़कर 1 मीटर चला। यहां से दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है 1 मीटर चलेगा। दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 1 मीटर। और बिंदु कौन सा है? R। ये बिंदु R हो गया। अब यहां से बाईं ओर मुड़कर बिंदु T पर रुकने के पहले 2 मीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचा। तो ये कोई मतलब का नहीं है ये कि बिंदु T पर रुकने के पहले, तो बिंदु T पर रुकना ही नहीं है आपको। कहां पहुंचना है? बिंदु S पर। तो बाईं ओर मुड़ा, तो यहां से बाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। कितना चलेगा? 2 मीटर। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये ऑलरेडी कितना है? 5 और ये 3, तो 2 मीटर जो आप बनाएंगे यहां पे बिंदु कौन सा? S। तो P और S एक ही लाइन पे आएंगे, ये ध्यान देना है। P और S एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अब बोल रहा है S से बाईं ओर मुड़कर बिंदु T पर रुकने के पहले 2 मीटर चला। अब यहां से बाईं ओर मतलब इधर जाएगा, कितना? 2 मीटर। अब आपको पता है ऑलरेडी ये पूरा कितना है? 3। ये कितना है? 1। ये पूरा 3 है, ये 2 और 1, ये पूरा 3। 2 मीटर चलना है तो 1 से आगे बढ़ा दीजिए, बिंदु T हो गया। ऐसा बनाए है डायग्राम, बनाए है ऐसा। ध्यान रखेंगे ये वाला S P से ऊपर नहीं निकलेगा, पहली बात। ये T ये वाले पॉइंट के पीछे नहीं रहेगा और P से आगे भी नहीं रहेगा। डेटा को ध्यान देना था। चेक कर लीजिए एक बार। चलो बन गया है डायग्राम ऐसा। इस पे आधारित कुछ प्रश्न है। ये पहला प्रश्न, ऑप्शन ई भी दे दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर बताइए इसका। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। यदि फरहान बिंदु T से 2 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख किस बिंदु की ओर होगा? बहुत बढ़िया। यदि फरहान बिंदु T से 2 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख किस बिंदु की ओर होगा? वही समझा रहा था कि डेटा को ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपके गलत हो जाएंगे, तो डेटा को ध्यान देना पड़ेगा आपको। होगा ऑप्शन डी। तो देख लीजिए, फरहान बिंदु T से 2 मीटर गया है दक्षिण की ओर, तो फरहान बिंदु T से दक्षिण की ओर 2 मीटर जाएगा, तो यहां से 2 मीटर दक्षिण की ओर, तो ये 2 है ऑलरेडी है, तो यहां पे पहुंच गया। अब इधर से बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा, तो उसका मुख किस बिंदु की ओर है? R। यहां पे कोई बिंदु अगर होता तो ये वाला बिंदु आंसर लेते आप, लेकिन कौन सा बिंदु होगा यहां पे? R। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मतलब R। एक और पूछा गया था, देखो बिंदु T बिंदु P से कितनी दूरी पर, बिंदु P से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? क्या पूछा है ना, पहले पढ़ो उसको। बिंदु T बिंदु P से, बिंदु P से ठीक 1 मीटर पूर्व, ऑप्शन सी होगा। ध्यान से पढ़ो यार,
बिंदु टी जो है बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, बिंदु पी से जहां से वहां से एरो निकालेंगे। तो बिंदु टी जो है बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, तो बिंदु टी बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, ये देखो ये रहा बिंदु पी, ये रहा बिंदु टी। तो पी से कौन सी दिशा में है, पूरब, और दूरी क्या है 1, क्योंकि ये पूरा 3 है, उसमें से ये 2 खत्म, तो ये दूरी कितनी बचेगी 1। तो बिंदु टी बिंदु पी से, तो बिंदु पी से कौन सी दिशा में है, पूरब। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पूरब। बन जाएगा यहां तक। तो दिशा ज्ञान परीक्षण के 2 प्रश्न थे, 9 प्रश्न हो गए। इन 9 प्रश्नों में कोई डाउट है तो पूछेंगे। बन जाएगा, बन रहे ना क्वेश्चंस, इसी लेवल के प्रश्न रहेंगे, इससे टफ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो लेवल पीएससी का है वही लेवल का प्रश्न है पूरा। ये आप देख पा रहे हैं किसका प्रश्न है, कौन से टॉपिक का, किसका, असमानता की जांच। माता पिता भाई बहन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें, तो फिर काहे का रक्त संबंध, कुछ दिख रहा है क्या, माता लिखा हो, पिता लिखा हो, भाई बहन, पत्नी पति, कुछ दिख रहा है क्या इसमें, छोटा है बड़ा है बराबर है, यही सब दिख रहा है ना। मतलब ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है, असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। सीजीपीएससी में पूछा भी गया था एक बार 5 प्रश्न। निर्देश दिया है तो फटाफट इन निर्देशों का मतलब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पी, इन चिन्हों का मतलब जो है इनइक्वालिटी के टर्म में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। P हैज Q, P परसेंटेज Q, P @ Q, P डॉलर Q और P कॉपीराइट Q। ऐसा प्रश्न कराए हुए क्लास में, क्लास में भी ऐसा प्रश्न आप लोग कर चुके हैं भाई। पीएससी में पूछा गया था 5 प्रश्न, तो समझाया था। तो इन सिंबल्स का, इन प्रतीक का मतलब आपको दर्शाया गया है, तो आप इनइक्वालिटी के चिन्ह में इनका मतलब लिख लीजिए पहले। P हैज Q, P Q से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P Q से छोटा नहीं है मतलब P Q से बड़ा है, और यह मतलब होगा P परसेंटेज Q, P Q से बड़ा नहीं है मतलब P Q से छोटा है और बराबर है, ये होगा मतलब। P @ Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है न बराबर है मतलब P Q से बड़ा है। P डॉलर Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न ही बराबर है मतलब P Q से छोटा है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है न ही बड़ा है मतलब बराबर है। तो सिंबल का मतलब आपने क्लियर कर लिया है कि P हैज Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है मतलब P Q से बड़ा है, बराबर है। P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है मतलब P Q से छोटा है, बराबर है। P @ Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है न ही बराबर है मतलब P Q से बड़ा है। P डॉलर Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न ही बराबर है मतलब छोटा है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है न ही बड़ा है मतलब क्या है, बराबर। बन जाएगा यहां तक। तो सिंबल अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अब इस पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न क्रमांक 10 और 11। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ई को भी शामिल कर लिया है। 4 ही ऑप्शन रहेंगे पीएससी में, तो यहां पे 5 ऑप्शन शामिल कर लिया है। ऑप्शन ए टिक करेंगे यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। ऑप्शन बी यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ऑप्शन सी या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सत्य है। आइदर और वाला ऑप्शन याद है, कंडीशंस एलिमेंट सेम याद है ना। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 सत्य है, दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सत्य है। ये 5 ऑप्शंस आपको बता भी चुका हूं पढ़ाते समय में। चलो 2 प्रश्न है, पहले 10वां नंबर का प्रश्न का आंसर बताओगे क्या आएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। 10वां नंबर का प्रश्न पहले सॉल्व करिए, 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर पहले बताएंगे। सिंबल्स को हटा के इनइक्वालिटी के साइन लगाइए। निष्कर्ष आपको बता चुका हूं किस प्रकार से देखना है, चैप्टर डील कर चुके हैं। ये बनाइए। देखो सबसे पहले R परसेंटेज N, परसेंट का मीनिंग आपको पता है ना, परसेंट का मीनिंग निकाला था आपने, क्या था, लेस देन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा R लेस देन इक्वल टू N। हैज का मीनिंग क्या बताया था आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो N ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा F। और @ का मतलब क्या था,
ग्रेटर देन। तो ये 3 कथन हो गए आपके पास, आर लेस देन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और एफ ग्रेटर देन बी। अब निष्कर्ष, कॉपीराइट का मतलब क्या बताया था आपने? बराबर, ये पहला निष्कर्ष। दूसरा, डॉलर का मतलब क्या था? लेस देन था। ये 2 निष्कर्ष हैं। ये प्रश्न बहुत आसान हो गया, 3 कथन और ये 2 निष्कर्ष। तो एफ बराबर बी गलत होगा, एफ बराबर आर, ठीक, यहां पे आर हो जाएगा। एफ बराबर आर क्या होगा? गलत, क्योंकि एफ से आर केवल और केवल क्या चाहिए? बराबर। वो पॉसिबल भी नहीं होता है, तो पहला तो गलत होगा। यह आपको बता चुका क्लास में कि एफ और आर के बीच केवल और केवल बराबर होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। एन से बी जाना है, बराबर कहीं ना कहीं साथ छोड़ना चाहिए, यह बता चुका हूं इसको रीड करने का तरीका। एन से बी जाना है, तो एन से बी जा पा रहे हो क्या? एन से एफ आया, एफ से बी आ गया, यहां पे बराबर ने साथ छोड़ा है, इसीलिए क्या है? ये सही है। समझ पा रहे हैं? पढ़ा चुका हूं, बीच में बराबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बराबर को रास्ते में साथ छोड़ना पड़ेगा। तो एन से बी जाना है, रास्ते में बराबर को कहीं ना कहीं साथ छोड़ना पड़ेगा। एन से एफ आया, एफ से बी आया, बराबर ने यहां पे साथ छोड़ा है, इसीलिए निष्कर्ष दूसरा सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 सत्य हैं। 11वें नंबर का प्रश्न को बनाइए। बहुत बढ़िया, ध्यान है मतलब आप इधर, और बहुत बढ़िया। 11वां नंबर प्रश्न बनाइए। आइदर और लगेगा तरुण, ध्यान दीजिए, एलिमेंट सेम, कंडीशन लिखवाया था अलग से आइदर और का, अलग से कंडीशंस लिखवाया था आइदर और का। ऑप्शन सी आएगा 11वें नंबर के क्वेश्चन में, अलग से कंडीशन ही लिखवाया था आप लोग को, याद है? बनाई जल्दी से। कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर। तो पहला कथन क्या है? H बराबर W। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, तो W लेस देन इक्वल टू R। और एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, तो R ग्रेटर देन F। ये आपने सिंबल को चेंज कर दिया इनइक्वालिटी के साइन में। अब पहला निष्कर्ष क्या है? R इक्वल टू H, कॉपीराइट का मतलब इक्वल टू, और एट द रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। ये 2 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। जैसे ही आपने देखा एलिमेंट क्या है? सेम, याद आ रहा है? पहला कंडीशन एलिमेंट सेम, और दूसरा कंडीशन चिन्हों का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। तो आइदर और चेक करना है, टिक नहीं करना है। और चेक कैसे करते हैं? दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मर्ज करेंगे तो ऐसा बनेगा ये। अब इसको चेक करना है, अगर ये सही हो गया मतलब आइदर और लगा दीजिए। तो इसको चेक करते हैं, आर से एच जाना है, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एच, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, चूंकि चेक करने पर सही हो गया, मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन टिक होगा? आइदर और। या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो निष्कर्ष 2 सही होगा। बना था ना ये? याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सी आएगा आंसर, जो पढ़ाया हो उसी पे आधारित है पूरा ये। चलो बढ़े आगे। इसका ऑप्शन दिया नहीं है, प्लस के विपरीत पूछा है। ऑप्शन दिया नहीं है इसका, प्लस के विपरीत पूछा है, तो ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पे, प्लस के विपरीत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है गुणा, ऑप्शन बी है भाग, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है त्रिभुज। तो प्लस के विपरीत, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये बनना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न करा चुका हूं, साधारण पासा लेके ही काम करना है आपको। बाकी लोग बना लीजिए प्लस के विपरीत। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। तो ये समय जो बचेगा इसको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में दे सकते हैं आप, पजल के प्रश्नों में दे सकते हैं, सिटिंग के प्रश्नों में दे सकते हैं। बनाओ यार इसको जल्दी से, आंसर दो। ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया। प्लस के विपरीत क्या होगा? गुणा होगा। पहला और चौथा को पकड़ लो, आंसर दिख जाएगा। पहला और चौथा को पकड़ेंगे, आंसर तुरंत दिखाई दे देगा आपको। या पहला दूसरा पकड़ो, तीसरा चौथा पकड़ो, 2 पेयर अगर मिल गया तो बचा पेयर क्या होगा? विपरीत ही तो होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहला और दूसरा को पकड़ेंगे तो पहला और दूसरा में 2 सतह क्या है? कॉमन, तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत, तो भाग और माइनस। इन दोनों में दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, भाग और प्लस, तो त्रिभुज और ये 0 जो है एक दूसरे के विपरीत। 2 पेयर अगर मिल चुके हैं विपरीत वाले, तो बचा क्या? प्लस और गुणा, ये भी क्या होगा? विपरीत।
2 पेयर अगर मिल चुका है, 6 ही तो होते हैं टोटल सतह। 2 सतहें अगर मिल चुकी हैं विपरीत, ये 2 सतहें और मिल चुकी विपरीत, तो बची 2 सतहें भी क्या होंगी, विपरीत। या फिर आप पहले और चौथे को पकड़ोगे तो आंसर दिख जाएगा आपको। तो भाग और भाग, 0 और 0, तो गुणा और प्लस क्या होंगे, विपरीत। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए। बना होगा, ये बन गया। बढ़े आगे। ये प्रश्न देखिए, अब याद है इस प्रकार का प्रश्न, डिसीजन मेकिंग। कंडीशंस को कॉपी में शॉर्टकट में लिखिए, क्योंकि बार बार स्लाइड चेंज करते बनेगा नहीं। तो ये जो क्राइटेरिया है, कंडीशंस हैं सिलेक्शन के लिए, उनको कॉपी में शॉर्टकट में लिखिए। एक अनुसंधान संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ अपनी जानकारी को डिजिटाइज करने के लिए लाइब्रेरियन की भर्ती कर रहा है। मतलब किसी अनुसंधान संस्थान में लाइब्रेरियन की भर्ती करनी है, उसके लिए आपको कुछ मानदंड पूरे करने होंगे। पहला मानदंड में क्या है, 1 नवंबर 2009 को 35 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। 35 से 40 के बीच में होना चाहिए 1 नवंबर 2009 को। ध्यान रखिएगा, किसी भी उम्मीदवार का जो एज है वो 1 नवंबर 2009 को 35 और 40 के बीच में होना चाहिए। 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हो। मतलब न्यूनतम 65% ना, 65 और उससे ज्यादा चलेगा। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका। लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी हो। पीएचडी को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डॉक्टरेट भी बोलते हैं ना। तो प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है, डॉक्टरेट। लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी होना चाहिए। चौथा, को योग्यता के बाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। ये 4 क्राइटेरिया आपको दिया गया है। शॉर्टकट में लिखेंगे इसको कि भाई पहला कंडीशन समझ आ रहा है ना, 1 नवंबर 2009 को उसका एज 35 से 40 के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कि लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में उसका न्यूनतम 65% के साथ ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। तीसरा है लाइब्रेरी विज्ञान में उसका पीएचडी होना चाहिए। और चौथा है किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसको। कम से कम 4 मतलब ज्यादा भी चलेगा। अब इसमें छूट दिया होगा, किसी किसी कंडीशन में छूट आपको दिया होगा। तो 4 कंडीशंस हैं। अगर किसी उम्मीदवार का चारों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसका चयन सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक, अब इन चारों में से किसमें छूट दिया है वो आपको आगे लिख के बताएगा। नोट हो गया यहां तक? देखिए किसमें किसमें छूट दिया है तो आगे लिखेगा वो। उपरोक्त 2 और उपरोक्त 4 इन दोनों में छूट दिया है। उपरोक्त 2 था क्या, 65% में स्नातक होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास यूजीसी का नेट प्रमाणन होना चाहिए। तो मामला कहां जाएगा, डीन के पास भेजा जाएगा। बोला है उपरोक्त 2 के, लेकिन उम्मीदवार के पास उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ बाकी को पूरा करे भाई, उपरोक्त 2 को छोड़ दो, उसके साथ साथ यूजीसी नेट प्रमाणन हो तो उसे डीन के पास भेजा जाएगा। चयन नहीं होगा उसका, सीधा डीन के पास भेजा जाएगा। तो उपरोक्त 2 में क्या दिया है, छूट दिया है। समझ आ रहा है ना। 65% वाला मामला अगर सेटल नहीं हो पा रहा है आपका, आपने ग्रेजुएशन 65 से कम में किया है, तो ये मामला डीन के पास जाएगा अगर आपके पास यूजीसी नेट प्रमाणन है। समझ आ रहा है। उपरोक्त 4 इसमें भी क्या दिया है, छूट दिया है। 4 में क्या था, किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 4 वर्ष का अनुभव। तो यहां पे छूट दिया है कि वो नहीं होगा तो सभी पात्रता मानदंड पूरे होते हो और उम्मीदवार को किसी अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। किसी अनुसंधान संस्थान में अगर उसको 1 वर्ष का अनुभव है, चौथा वाला छोड़ दो, मतलब जो 4 वर्ष का अनुभव मांगा था उसको छोड़ दो अभी। उसके अलावा अगर आपके पास अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो उसे 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित नियुक्ति दी जाएगी। समझ आ रहा, सीधे चयन नहीं होगा, संविदा भर्ती करेंगे उसका 1 साल के लिए। मतलब दूसरे में और चौथे में क्या दिया है, दूसरे और चौथे में छूट है। पहला और तीसरा तो हर स्थिति में फुलफिल होना चाहिए। पहला और तीसरा फुलफिल नहीं हुआ तो बच्चा बाहर।
समझ आ रहा है? पहला और तीसरा फुलफिल नहीं हुआ तो सीधे बाहर हो जाएगा। दूसरे और चौथे में छूट है, वो छूट क्या क्या देख सकते हैं। दूसरे में छूट है कि यूजीसी नेट होना चाहिए उसके पास, तो मामला डीन के पास जाएगा। और चौथे में क्या बोल रहा है कि रिसर्च सेंटर में 1 साल का अनुभव अगर है तो उसका संविदा भर्ती कर देंगे। हो गया? तो 4 क्राइटेरिया, चारों फुलफिल तो सीधे अंदर। दूसरा और चौथा अगर नहीं हो रहा है तो छूट मिल जाएगा कुछ कुछ। पहला और तीसरा नहीं हुआ तो बाहर। एज 35 से कम, 40 से ज्यादा तो बाहर, सीधे सीधे बाहर। तो एज ठीक ठाक निकालेंगे आप लोग। चलो, पहला प्रश्न से पहले ऑप्शंस कुछ लिखे हैं। ये ऑप्शंस हैं, 5 ही ऑप्शन हैं, एग्जाम में 4 ही रहेंगे आपके पास। पहला ऑप्शन, उसे चयनित सूची में रखा जाना है, मतलब चयन हो जाएगा। उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाएगा, मतलब बाहर। डीन के पास भेजा जाएगा, संविदा भर्ती और डेटा अपर्याप्त। 5 ऑप्शंस हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलो आराम से बताना, आराम से बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ को देख के उसका एज सही निकालेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखिए। चयन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा चयन? डाटा कौन सा पुरानी है इसमें? एज का तो निकालो। ठीक है एज, कैसे ठीक है एज? 40 से ऊपर हो रहा होगा एज। डेटा अपर्याप्त तब होता ना, पहले तो एज ही इसका 40 से ऊपर हो गया। एज 40 से ऊपर मतलब सीधे बाहर। एज तो निकाल सकते हो यार, एज तो निकालो, एज तो निकालो। उसका क्या है? 21 जुलाई 1969 को जन्मा है। 1 नवंबर 2009 को ना 35 साल से 40 साल के बीच का होना चाहिए। अरे निकालो यार, कितना हो रहा है? 40 से ज्यादा कि 35 से कम? 40 से ज्यादा हो रहा है ना, ओवर एज है, ठीक, इसीलिए बाहर हो जाएगा। ध्यान रखिए भाई। तो पूरा प्रश्न को ध्यान से करना यार, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 65% वाला डेटा दिया ही नहीं है तो डेटा अपर्याप्त हो गया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे अगले 2 प्रश्न, तो पूरा ध्यान से पढ़ना। एक एक कंडीशन को पढ़ो ना यार, आराम से करने बोला हूं ऐसे प्रश्नों को। जल्दबाजी में आंसर गलत ही होगा। थर्ड प्रश्न भी जो आएगा जल्दबाजी में गलत करेंगे। पूरे प्रश्न को पढ़ना। अनिल रथ के पास कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी विज्ञान में 2003 की डॉक्टरेट है, मतलब पीएचडी वाला, मतलब कौन सा? तीसरा सेटिस्फाइड हो गया। 21 जुलाई 1969 को जन्मा है, तो यहां से आप निकालो डेट ऑफ बर्थ, मतलब पहला वाला क्राइटेरिया को। ऐसा क्रम से करते जाओ, जैसे जैसे सूचना मिल रहा है वैसे वैसे आप काम करो। तो पहला सूचना मिला आपको पीएचडी वाला, इसका मतलब तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उसके बाद सूचना मिला आपको डेट ऑफ बर्थ का, 21 जुलाई 1969 को जन्मा है, तो आप देखेंगे तो 1969 से 1970 1 साल, उसके बाद 2000 तक कितना हो गया? 30 और 1 कितना? 31 और यहां पे देखेंगे तो 31 और 9 कितना? 40, लेकिन जुलाई में ही 40 साल का हो गया होगा वो। समझ आ रहा है? 21 जुलाई 2009 को ही वो 40 साल का हो गया है। नवंबर में उसका एज 40 से बढ़ गया है। समझ आ रहा है? वो 21 जुलाई 2009 को 40 साल का पूरा हो चुका है। इसका मतलब नवंबर में तो उसका एज 40 से बढ़ चुका है और 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन पहला था और पहला कंडीशन में कोई छूट भी नहीं है, तो सीधे बाहर हो जाएगा ये, तो इसका चयन नहीं किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप? उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाना है। तो ध्यान से अगले 2 प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए आराम से बनाएंगे। स्नातक होना चाहिए था किसमें? तो बोला था लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में। बनाइए, क्या होगा इसके साथ? एज को बताने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1994 में स्नातक किया है। एज को बता रहा है लेकिन अलग तरीके से बता रहा है। 1 नवंबर 2009 को उसका एज कितना साल है देख लो। 40 से कम होना चाहिए, 35 से ज्यादा, बस। संविदा भर्ती होगा? ठीक, वेरी गुड। संविदा भर्ती होगा, होगा संविदा भर्ती इसका बन रहा है। जो जो सूचनाएं मिलती जा रही हैं उसके हिसाब से काम करते जाओ। बहुत आसान टॉपिक है ये, और 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे यहां से। आ रहा है सूचना, ये संविदा भर्ती।
आ रहा है आप लोग का? पीछे आ रहा है? सबसे पहला क्या बोला है? लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी मतलब तीसरा कंडीशन था ना। लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी मतलब तीसरा कंडीशन आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, पीएचडी होना चाहिए लाइब्रेरी विज्ञान में, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, और तीसरा में कोई छूट भी नहीं था, तीसरा तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। उसके बाद अक्टूबर 2008 से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सहायक लाइब्रेरियन है। बोला था ना, रिसर्च सेंटर में 1 साल काम करे कम से कम वो, ये चौथे का छूट में बोला है। तो अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2009, 1 साल हो गया है। क्योंकि बात सारी कब की हो रही है? 1 नवंबर 2009 की। तो अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2009 मतलब चौथे का फुलफिल नहीं कर रहा है वो, 4 साल का अनुभव वाला, लेकिन उसका छूट को वो क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। चौथे का छूट को फुलफिल कर रहा है, 1 साल का अनुभव है उसको रिसर्च सेंटर में। अब 22 वर्ष की आयु में 1994 में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है ये। तो 22 साल अगर इसका 1994 में था तो कितना और जोड़ देंगे इसमें? 9, 6, 15, तो 22 में 15 जोड़ो, 37 साल का। 38 मान लो, 39 मान लो, 36 मान लो, अगर आपका ऊपर नीचे कैलकुलेशन होता है तो 36 मान लो, 38 मान लो, 39 मान लो, लेकिन 35 से 40 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब एज वाला क्राइटेरिया फुलफिल, पीएचडी वाला फुलफिल। अब देखो, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है और उसका परसेंट कितना है? 70, दूसरा भी फुलफिल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। फोर्थ वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्थ में छूट मिल जाएगा अगर 1 साल उसको अनुभव होगा रिसर्च सेंटर में। तो 1 साल का अनुभव है, लेकिन 1 साल अनुभव है तो मामला संविदा भर्ती का आ जाएगा। 4 साल अगर विश्वविद्यालय में वो लाइब्रेरियन रहता तो उसका चयन हो जाता। छूट मिलेगा, छूट लेकिन कैसा है? आपको संविदा भर्ती का है, संविदा भर्ती होगा, इसका बन जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा? आवश्यक होने पर संविदा आधारित नियुक्ति देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। क्योंकि यहां पे बोला है छूट में कि कम से कम अनुसंधान संस्थान, किसी भी अनुसंधान संस्थान में 1 वर्ष का अनुभव हो तो उसे 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित नियुक्ति दी जाएगी। एक और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, उसको डील करेंगे। अब 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पूछता ही है, यहां से आराम से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट दिखा मतलब आंसर डीन, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यूजीसी नेट दिखा मतलब आंसर सीधे डीन वाला हो जाएगा। ध्यान से बनाइए। ऑप्शन बताइए मेरे को, 5 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आप लोग देंगे। ऑप्शन, हाँ, अरे सॉरी, कहां गया क्वेश्चन? ये है, बनाओ ऑप्शन। ये 5 है भाई, ये देखो 5 ऑप्शन ये हैं, 5 ऑप्शन देख लो, ये हैं 5 ऑप्शन आपके पास। अब बताओ क्या आएगा? ठीक ही आएगा, बाहर नहीं होगा। समझ आ रहा है? डेटा इनसफिशियंट है यहां पे, बाहर नहीं होगा, ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न कराया हूं, डेटा इनसफिशियंट है यहां पे। तो वैशाली सेट्टी ने 2007 में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब ये तो सेकंड वाले का क्या है? छूट है सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्या था? 65% होना चाहिए, लेकिन यहां पे 65% नहीं है, इसका कितना है? 60%। 60% के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में डिग्री ली है, मतलब सेकंड वाले को फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन उसके छूट को फुलफिल कर रही है ये। लेकिन बाकी को भी तो देखो, बाकी तो पूरा होना ही चाहिए ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ये सेकंड वाले का ही है। अब आगे क्या है? उसकी पहली नौकरी अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2001 तक टीआरपी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर थी। ठीक, इसके बाद ना तो इसकी एज दिया है, एज भी कहां दिया है? यहां पे तो बोल रहा है कि वो टीआरपी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर थी, तो यहां पे इसकी एज भी नहीं दिया है आपको। समझ आ रहा है? एज भी तो इसकी नहीं पता है, एज नहीं पता है आपको, इसकी एज नहीं पता है। इसके अलावा यहां पे बोल क्या रहा है? ये एक्सपीरियंस है क्या इसको काम का? 4 साल वाला नहीं है, तो बाहर होगी या फिर एज मैटर करेगी? बताओ यहां पे बाहर होगी या फिर एज मैटर करेगी? यहां पे क्या लग रहा है? लेकिन दो में छूट नहीं मिल सकता है ना, यहां तो दो में छूट हो गया है, बाहर हो जाएगी फिर ये। समझ आ रहा है? दो में छूट हो गया इसका, तो
समझ आ रहा है? नॉट सेलेक्टेड आएगा यहां पे, दोनों में छूट पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ पा रहे हैं? दोनों में छूट हो गया ना। देखो यहां पे 60% है, मतलब यूजीसी नेट में आप देख पा रहे हैं कितना है, 60%। यूजीसी नेट में कितना है, 60%। वहां पे भी छूट वाला मामला आ गया और यहां पे भी छूट वाला मामला आ गया ना। ये देखो 2000 से 2001 तक टीआरपी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पे थी, मतलब दूसरे में भी छूट मिल जाएगी, चौथे में भी छूट, पॉसिबल ही नहीं है ये। क्योंकि यहां पे बोला क्या है, देखो आराम से पढ़ेंगे इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ये देखो बोल क्या रहा है, उम्मीदवार के पास उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ, मतलब कि अगर एक छूट मिलेगा तो बाकी के क्राइटेरिया पूरे फुलफिल होने चाहिए। एक साथ दो दो छूट नहीं मिल सकता। अब दो छूट मिलेगा तो कहां भेजोगे उसको, डीन के पास या फिर संविदा? समझ आ रहा है? दो छूट अगर मिलेगा तो कहां भेजोगे, डीन के पास, संविदा? दो छूट मिल ही नहीं सकता। और साथ साथ बोल दिया है उम्मीदवार के पास उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करने के साथ साथ यूजीसी नेट, यहां पे भी बोला है देखो, लेकिन सभी पात्रता मानदंड पूरे होते हो, मतलब बचे हुए 3 पूरे होते हो और चौथे में ऐसा किया हो, बचे हुए 3 पूरे होते हो और चौथा में ऐसा किया हो, एक ही छूट मिलेगा एक ही टाइम पे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दो दो छूट की बात होगी यहां पे, समझ आ रहा है? यहां पे दो दो छूट की बात होगी, इसीलिए क्या होगा, बाहर, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, बाहर ही होगा। मैं ये बता रहा हूं कि पीएचडी नहीं है इसका और डेट ऑफ बर्थ का जानकारी नहीं है आपको, लेकिन यहां पे मैं आपको ये बता रहा, दो दो छूट एक साथ नहीं मिल सकता। उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं बाहर हो जाएगा कोई भी। यहां पे खैर पीएचडी नहीं है तो बाहर हो ही जाएगा, लेकिन अगर दो दो छूट नहीं मिल सकता एक एक ही प्रश्न में, दो छूट का मामला आया तो सीधे बाहर, क्योंकि प्रश्न में लिख देगा वो बाकी सारे मानदंड पूरे होने चाहिए, 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, चौथे में क्या बोल रहा है, छूट मिल सकता है। 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, चौथे में छूट मिल सकता है। क्या डाउट था बताइए? अगर बाहर हो रहा है मान लो कोई, तो वहां पे डेटा इनसफिशिएंट वाली बात ही नहीं है। जैसे मान लो किसी का एज है 42 साल, किसी का एज है 42 साल, अब मैं बोला उसने ग्रेजुएशन किया तो है, लेकिन ग्रेजुएशन में उसके परसेंट कितने हैं मेरे को नहीं पता है, यहीं से बाहर हो गया ना, इसको क्यों देखूंगा मैं, समझ आ रहा है? लेकिन अगर उसकी एज होती 38 वर्ष, उसने ग्रेजुएशन किया है, किसमें ग्रेजुएशन किया है, तो लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में किया है ग्रेजुएशन, उसकी एज है 38 साल, उसने ग्रेजुएशन किया है सूचना विज्ञान और लाइब्रेरी में, कितना परसेंट लाया है नहीं पता, यहां पे डेटा इनसफिशिएंट, दूसरा क्राइटेरिया ही उसको बाहर कर दे रहा है। तो डेटा इनसफिशिएंट वाली बात कहां पे होगी कहां पे नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूं अगर किसी की एज 42 साल है, उसने ग्रेजुएशन किया है लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में, कितना परसेंट लाया मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को डेटा इनसफिशिएंट वाली बात यहां लानी ही नहीं है, क्योंकि वो एज से ही बाहर हो गया है। अब मैंने बोला वो 38 साल का है, ग्रेजुएशन किया है, कितना परसेंट लाया मेरे को नहीं पता, यहां पे डेटा इनसफिशिएंट वाली बात हो जाएगी। समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा क्राइटेरिया ही बाहर कर दे रहा है उसको। जैसे यहां पे आप छोड़ो कि पीएचडी किया है, बाहर है वैसे भी, जैसे डेट ऑफ बर्थ इसका नहीं दिया है, देखो जैसे बाकी क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल होते, सेकंड फुलफिल, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों मान लो फुलफिल हो जाते, डेट ऑफ बर्थ यहां पे देता ही नहीं इसका मैं, तो आंकड़ा क्या हो जाता, अपर्याप्त। अब डेट ऑफ बर्थ इसका पता ही नहीं है, तो इसका एज नहीं पता है, एज अगर 35 से 40 रहा तो चयन हो जाएगा, नहीं रहा तो बाहर हो जाएगा। अगर 3 क्राइटेरिया सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसका फुलफिल हो जाता मान लो, और इसका डेट ऑफ बर्थ में आपको दिया ही नहीं, तो आप इसका एज निकाल ही नहीं पाओगे। अब एज इसका निकाल नहीं पाओगे, इसका मतलब यह हुआ कि डेटा इनसफिशिएंट है। अगर एज 35 से 40 के बीच में होगा तो चयन हो जाएगा, नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा। तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते, इसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता चलना चाहिए, तब बाहर या अंदर कर पाओगे। तो यहां पे डेटा क्या, इनसफिशिएंट। लेकिन मान लो अब मैंने बोला कि इसने पीएचडी किया ही नहीं है, इसने पीएचडी किया ही नहीं है, सेकंड और फोर्थ क्या हो रहा है, फुलफिल, इसने पीएचडी किया ही नहीं है, इसका मेरे को एज पता ही नहीं है, तो अब डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, पीएचडी किया ही नहीं तो वैसे ही बाहर। डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता लगा कि भी क्या करना है, उसका एज 35 साल हो, 40 हो, 36 हो, 42 हो, बच्चा वैसे ही बाहर होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो उसने पीएचडी किया ही नहीं है। तो दूसरा क्राइटेरिया को ध्यान देना, दूसरा क्राइटेरिया उसको अगर बाहर कर दे रहा है तो डेटा इनसफिशिएंट वाली बात ही नहीं होगी। बाकी सारे क्राइटेरिया में फुलफिल बैठ रहा है, केवल एक डेटा आपसे मिसिंग है, जिसके बेसिस पे आप बोलेंगे उसका चयन होगा या नहीं होगा, तब डेटा इनसफिशिएंट आएगा, बन जाएगा। तो यहां पे बाहर हो जाएगा, वो बनेगा यहां तक। अगला प्रश्न आ जाओ, बैठ पाओगे ना 15 मिनट और?
यदि बच्चों को एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं बैठाया जाए, बच्चों की एक पंक्ति है, आसान सा प्रश्न है। तो 4 ही ऑप्शन रहते हैं, ये 5-5 डल गए हैं इसमें। बनाइए। यदि बच्चों को एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं बैठाया जाए, मिसिंग है, यहां बैठाया जाए। भरत दाएं सिरे से 11वां है, समीर के दाएं तीसरा है। मतलब भरत जो है दाएं सिरे से 11वां है और समीर के दाएं तीसरा है। भरत की बात कर रहा है कि भरत जो है दाएं सिरे से 11वां है और समीर के दाएं तीसरा है। समीर बाएं सिरे से 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? बहुत आसान, जल्दी बताओ यार। इतना आसान प्रश्न नहीं बता पा रहे हो यार। इससे टफ प्रश्न आपने किए क्लास में। बहुत बढ़िया, ठीक, जल्दी बताओ यार, सिंपल सा प्रश्न है। 28 आएगा, ठीक है, आएगा 28 आएगा। 29 नहीं होगा, 28 होगा। बन गया होगा ये। भरत क्या है? दाएं सिरे से 11वां। तो यहां मान लो भरत बैठा है, दाएं से कौन सा है ये? 11वां। दाएं से 11वां है ये, तथा समीर के दाएं तीसरा है। ये जो भरत है ये समीर के दाएं तीसरा है। तो समीर को सोचो कहां बैठाऊंगा? समीर के दाएं तीसरा, तो समीर इधर बैठेगा ना, समीर इधर बैठेगा, तभी तो समीर के दाएं पहला, दाएं दूसरा और ये दाएं तीसरा, ऐसा। और जो समीर है ये बाएं से कौन सा है? 15वां। समीर बाएं से कौन सा है? 15वां है। समीर बाएं से 15वां है। अब एक कोई पोजीशन दोनों साइड से पता कर लो। अब भरत दाएं से कौन सा है? 11वां। तो बाएं से कौन सा होगा? 15, 16, 17, 18। तो ये भरत जो है बाएं से कौन सा होगा? 18वां। बाएं से कौन सा होगा? 18वां। बन जाएगा भाई। ये 15वां है तो ये 16वां, ये 17वां। इधर से चल रहे हो, समीर 15 तो ये 16, ये 17, ये 18। अब ये पोजीशन दोनों साइड से मिल गई तो कुल बच्चे 11 + 18 - 1, 29 - 1 कितना हो जाएगा? 28 बनेगा। ये तो आसान प्रश्न था, बनना भी चाहिए था। बढ़े आगे। चलो 2 प्रश्न बीच में छोड़ रहा हूं। पहले ये चाइनीज कोडिंग का प्रश्न कर लो। ठीक, किसी खास कोड में ही इज वेटिंग देयर, इसको लिख रहा है कोड में। देयर इज द ट्रेन, उसके बाद इज दिस अ स्टेशन, इज दिस अ स्टेशन, उसके बाद वेटिंग एट द स्टेशन। अच्छा, इसके क्वेश्चन को यहीं पे ले आता हूं मैं, एक बार रुक जाइए, क्योंकि करने में आसानी होगी तब आपको। ये निर्देश दिया गया आपको इसमें। चलो पहला प्रश्न बोल देता हूं। पहला जो प्रश्न है इसमें एक प्रश्न पूछा है, एट का कोड आपको बताना है। पहला जो प्रश्न पूछा है, एट का कोड आपको बताना है। एट का कोड, एट देख लीजिए कहां पे लिखा है एट। एट का कोड बताना है आपको। जल्दी बताइए, बहुत आसान तरीका बताया हूं चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करने का तरीका, ये पूरा बता चुका हूं। एट का कोड देखो, एट कहां पे लिखा है, उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होगा। अगर एट केवल एक ही जगह है तो कोड भी केवल एक ही जगह होगा, MA। बहुत बढ़िया, ये पढ़ा चुका हूं। बहुत आसान तरीका बताया था चाइनीज कोडिंग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, MA आएगा। आ रहा है? एट कहां पे लिखा है? चौथे वाले में कहीं और है क्या? देख लो। ही इज वेटिंग देयर, यहां पे एट नहीं है। देयर इज द ट्रेन, यहां पे एट नहीं है। इज दिस अ स्टेशन, यहां पे भी नहीं है। वेटिंग एट द स्टेशन, यहां पे एट है। इसका मतलब यह हुआ कि एट का कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर एट केवल और केवल चौथे स्टेटमेंट में है, मतलब उसका कोड भी केवल चौथे में ही होगा। तो केवल चौथे में कौन है? देखो, MA कहीं और लिखा है क्या? तो MA कहीं और लिखा है क्या? फटाफट देख लो। MA कहीं और दिख रहा है क्या? MA कहीं और नहीं दिखा तो MA हो सकता है। आगे भी देख लो। TA कहीं और लिखा है क्या? ये लिखा है, काट दो TA को। FU कहीं और लिखा है क्या? लिखा है FU, काट दो FU को। फिर JI कहीं और लिखा है क्या? लिखा है, तो JI को भी काट दो, MA हो जाएगा। अगर एट केवल पहले स्टेटमेंट में है तो एट का कोड भी केवल पहले में होगा। अगर एट केवल चौथे में है तो एट का कोड भी केवल चौथे में ही होगा।
तो एट केवल चौथे में था, मतलब इसका कोड भी केवल किसमें होगा? चौथे में होगा। तो केवल चौथे में एट है, मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा। तो केवल चौथे में कौन है? एमए है। टीए कहीं और दिखा तो काट देना, टीए दिख रहा है काट दो, एफयू कहीं और दिखा काट दो, जेआई कहीं और दिखा काट दो, बचा क्या? एमए। तो एट का कोड क्या हो जाएगा? एमए। ये ऑप्शन में देख सकते हैं, एट का कोड क्या हो जाएगा? एमए। एक ये प्रश्न पूछा था, गार्ड इज वेटिंग, वहां पे इसको जा क्यों नहीं रहा है यार? गार्ड इज वेटिंग, गार्ड इज वेटिंग, इसका कोड पूछ रहा है। एक बार ट्राई कर लू, वहां चल जाए तो। गार्ड इज वेटिंग, क्यों नहीं हो रहा है यार? दिखेगा गार्ड इज वेटिंग, आराम से ध्यान दो यार। गार्ड इज वेटिंग, इसका कोड पूछा है। गार्ड इज वेटिंग, आराम से ध्यान दो, सही आंसर निकालो। गार्ड इज वेटिंग, इसका कोड बताना है। आराम से पूरा देख के बताओ भाई, किसी एक को देख के मत बताओ। गार्ड इज वेटिंग, कौन सा ऑप्शन आएगा? ये कहां से आ जाएगा यार? क्या आएगा? ही, बी आएगा, ठीक, बी आएगा। चाइनीज कोडिंग पढ़ाया था अच्छी से, आ रहा है बी। गार्ड कहीं लिखा ही नहीं है, तो गार्ड का कोड छोड़ दो, गार्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है। अब गार्ड कहीं नहीं लिखा है, गार्ड छोड़ो। इसको देखो, इस कहां लिखा है? ये रहा, ये रहा, और कहां है? तीसरा में भी है, चौथा में भी है क्या? 3 में है, मतलब इसका कोड भी तीनों में होना चाहिए। 3 स्टेटमेंट में आपको इस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका कोड भी तीनों में ही होना चाहिए। तो एल ए सेकेंड में ही नहीं है तो छोड़ो, है क्या? है, थर्ड में नहीं है, लेकिन पीए पहले में है, दूसरे में नहीं है, छोड़ दो। आर ओ पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, तो आर ओ हो सकता है, लेकिन टीए को चेक करो, टीए पहले में है, दूसरे में नहीं है, छोड़ दो। समझ आ रहा है? अगर एस पहले में, दूसरे में, तीसरे में है, मतलब उसका कोड भी पहले में, दूसरे में, तीसरे में होना चाहिए। तो आपने देखा एस पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में है, तो उसका कोड भी तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है? आरओ। वेटिंग को देखो, वेटिंग कहां कहां लिखा है? फर्स्ट में लिखा है वेटिंग, और कहां लिखा है? लास्ट में। इसका मतलब इसका कोड भी फर्स्ट और लास्ट में होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट में एलए कॉमन है क्या? नहीं है। पीए कॉमन है क्या? नहीं है। आरओ कॉमन है क्या? नहीं है। टीए कॉमन है क्या? है। इसका मतलब वेटिंग का कोड क्या हो जाएगा? टीए, टीए हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझना है, गार्ड तो लिखा ही नहीं है कहीं पे भी प्रश्न में, इसका मतलब गार्ड का कोड ऐसा होना चाहिए जो प्रश्न में हो ही ना। तो आपको कंपलसरी क्या है? आरओ और टीए सीक्वेंस से होना ये आवश्यक नहीं है। आरओ और टीए कहां कहां पे है? यहां पे है। ये हो सकता है, यहां पे भी है, ये तो होगा ही नहीं, यहां पे भी है, ये तो होगा ही नहीं। तो ए बी सी में से कुछ हो सकता है। अब आरओ और टीए तो कंफर्म हो गया। जेडो में किसको दे दिया? गार्ड को, लेकिन जेडो कहीं पे भी प्रश्न में दिखना नहीं चाहिए। दिख गया मतलब काट दो, क्योंकि गार्ड अगर प्रश्न में नहीं है मतलब गार्ड का कोड भी प्रश्न में नहीं होना चाहिए। आरओ और टीए तो दे चुके हैं। के आई, इसको मैं दे दिया गार्ड को। अब के आई कहीं प्रश्न में है क्या? देखो तो के आई कहीं प्रश्न में है? नहीं है, ये हो जाएगा। जबकि यहां पे जे आई प्रश्न में है, ये भी कट जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे प्रश्न भी आप देख चुके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे प्रश्न है। एक और देख लेते हैं, रक्त संबंध का प्रश्न है, बन जाएगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, ये है रक्त संबंध का प्रश्न। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बाई बी, लिख लीजिए निर्देश को फटाफट। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फटाफट लिख लीजिए। ए इंटू बी, सीधे ऐसा लिखिए, ए इंटू बी पुत्र को बताएगा कि ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बाई बी ए बी की पत्नी है।
ए माइनस बी, ए बी का पिता है। देख लिए, दो प्रश्न है इसमें से, जनरली ऐसा ही पैटर्न चलता है पीएससी का भी। चलिए पहला प्रश्न है ये, अभिव्यक्ति n प्लस क्यू माइनस पी क्वेश्चन मार्क क्यू में यह सिद्ध करने के लिए कि O जो है n की माता है, O n की माता है। O और n तो इसमें है ही नहीं क्या, एक O होगा कोई सा इसमें यार, O n की माता, इसको O बना लीजिए, यहां पे O होगा, ठीक, ये O है, ध्यान रखिएगा, O n की माता है। यह सिद्ध करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लास्ट वाला Q को O बना लीजिए। अब आपको बताना है O n की माता है, यह सिद्ध करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या रखें जिससे यह सिद्ध हो जाए कि O n की माता है। ऑप्शन छोड़ दीजिए, फिर आप बनाइए, बाकी लोग का ऑप्शन मैच अगर हो रहा है तो देख लीजिए। O n की माता है मतलब O का जेंडर भी क्लियर होना चाहिए, O भी फीमेल होनी चाहिए, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो इसके। O n की माता होगी, उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या लगाएंगे ये पूछ रहा है। ऑप्शन रख के चेक कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो। ये डिवाइड ही होगा, ये बराबर तो कोई साइन था ही नहीं वहां पे, ऑप्शन डी डिवाइड ही होगा, ठीक, ऑप्शन डी डिवाइड ही होगा क्योंकि बराबर तो कोई साइन वैसे भी नहीं था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। देखो भाई सिंपल सा है, O n की माता है, ऐसा सिद्ध करने के लिए आप प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, आएगा डिवाइड। n प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस क्या बता रहा था, प्लस का मतलब क्या था, पुत्री को, मतलब n जो है वो q की पुत्री है, ऐसा, तो n q की पुत्री है, ऐसा बताया था ड्रॉ करने का तरीका में। इससे फायदा क्या होगा, इनके बीच का रिलेशन पुत्री माता का होगा या पुत्री पिता का होगा। उसके बाद q माइनस पी, माइनस का मतलब क्या था, पिता, q p का पिता, ऐसा, q जो है वो p का पिता है, तो ऐसा हो जाएगा q जो है वो p का पिता है। ये तो बहुत आसान है, q p का पिता है। अब आगे क्या बोल रहा है, p क्वेश्चन मार्क o, तो p क्वेश्चन मार्क o, तो यहां पे o को n की माता बताना है आपको, समझेंगे, O को n की माता मतलब O P की भी क्या होनी चाहिए, माता। भाई अगर n की माता होगी तो P की भी क्या होगी, माता होगी। इसका मतलब आपको दिखाना क्या है कि भाई O जो है वो n की माता हो, मतलब O P की भी क्या हो, माता हो। समझ आ रहा है, तो यहां पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो आप देखा जाए तो यहां पे सिद्ध कर ही नहीं पाओगे इस चीज को, क्योंकि O का जेंडर कैसे पता लगाओगे आप, कौन सा चिन्ह लगाओगे, पता ही नहीं आपको। अगर आप यहां पे प्लस लगाते हो तो प्लस क्या बताएगा, P जो है वो, ये देखिए प्लस लगाएंगे तो बताएगा क्या, यहां पे P Q की पुत्री है। आप देखा जाए तो चिन्ह को लगाने से पहले वाले का जेंडर केवल पता चलता है ना, दूसरे वाले का जेंडर पता ही कहां चलता है यार। समझ आ रहा है, कोई भी सिंबल के या कोई भी चिन्ह के पीछे वाले का जेंडर पता लगता है। a इंटू बी में a का जेंडर पता है, a प्लस बी में a का जेंडर पता है, a डिवाइड बाई बी में a का जेंडर पता है, a माइनस बी में a का जेंडर पता है। केवल यहां पे डिवाइड वाले में समझ आता है, डिवाइड वाले में ये समझ आता है दोनों का जेंडर। बाकी किसी भी चिन्ह में आप देखेंगे तो शुरू वाले का ही जेंडर आपको समझ आता है। तो a इंटू बी में a का जेंडर पता है, a b का पुत्र है, a प्लस बी में a का जेंडर पता है, a माइनस बी में a का जेंडर पता है, a डिवाइड बाई बी में दोनों का जेंडर पता है। तो यहां पे आप प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखिए यहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको बताना है O जो है n की माता है, O जो है n की माता है, ये बताने के लिए आपको समझना है कि n की माता मतलब P की भी क्या हो, माता हो, P की भी क्या हो, माता हो। अब P के बाद अगर प्लस लगाएंगे तो भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, P के बाद माइनस लगाएंगे तो भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, P के पास गुणा लगाएंगे तो भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, P के पास डिवाइड लगाएंगे तो भी डिवाइड, समझ नहीं आएगा। पति पत्नी वाला बन सकता है P और O में, लेकिन P और O में अगर पति पत्नी वाला बन गया तो फिर n की माता कैसी होगी वो। तो P प्लस Q, P प्लस O लिखेंगे तो क्या मिलेगा यहां पे आपको, क्या मिलेगा, नहीं P प्लस O में क्या मिलेगा, P जो है वो
हाँ यहां से, अच्छा ये फिक्स है कि ये पिता ऑलरेडी है, तो फिर आप ले सकते हैं। ठीक, ये सही बोल रहे हैं। P प्लस O लगाएंगे तो P जो है वो O की क्या हो जाएगी, पुत्री। प्लस लगाएंगे क्या, तो P प्लस O लगाएंगे तो P जो है वो O की क्या होगी, पुत्री होगी। तो P अगर O की पुत्री है तो यहां पे ऑलरेडी आपको पता है P का पिता Q है, तो यहां से ये समझ आ रहा है कि Q और O क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। यहां से लॉजिक बैठा सकते हो। समझ आ रहा है क्या लॉजिक बैठेगा। P प्लस O अगर मैं लिख दिया तो P प्लस O का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो P प्लस O का मतलब क्या हो जाएगा, P जो है वो O की पुत्री है, P O की पुत्री है। गुणा में दिक्कत आता क्या, P O का पुत्र है उसमें क्या दिक्कत आता फिर। गुणा भी लगा सकते हो, बराबर भी लगा सकते हो, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, समझा रहा हूं मैं। ऑप्शन आएगा ई, या तो ए या तो बी, समझो इस बात को। समझ आ रहा है, थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है, कुछ सीखेंगे ही, देखिए इसको समझ में आ रहा है, देखिए समझाता है इसको मैं वापस से, देखेंगे ये साइन है भाग का, देखो ये अच्छा प्रश्न है। चलो बताओ तो प्लस वाला क्या बता रहा था, n प्लस क्यू क्या होगा, n क्यू की पुत्री है ना, n क्यू की पुत्री है, ये हो गया। q माइनस पी क्या बता रहा था, q p का पिता है, q p का पिता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लो, q जो है p का पिता है। अब एक बात समझो, अब आपको यहां पे p के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है और q दिया है, इस q को o लिख लेना, इस q को o लिख लेना। तो p के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है o, o n की माता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो o n की माता है, इसका मतलब यहां पे आपको समझना है कि भाई o जो है वो n की माता तभी होगी जब वो q की क्या होगी, पत्नी होगी, q की क्या होगी, वो पत्नी होगी। अब एक बात समझो, अगर मैं प्लस साइन लगा देता हूं, p प्लस o लिख देता हूं, तो P प्लस O का मतलब क्या होता है ये तो पता है आपको। P प्लस O का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं P प्लस O का मतलब क्या निकलेगा, तो P प्लस O का मतलब निकलेगा P O की पुत्री है। तो P O की पुत्री है, तो P प्लस O अगर मैं लगाता हूं तो यहां पे क्या निकलेगा, P जो है वो O की क्या है, पुत्री है। तो P O की पुत्री है। अब P का पिता Q है और P O की पुत्री है, तो यहां पे तो संबंध बनेगा क्या, Q और O में पति पत्नी का ही बनेगा, और कोई तो चारा ही नहीं है, ये ऑलरेडी पिता है भाई। और P जो है वो O की पुत्री है, Q की पुत्री भी होगी फिर। Q तो ऑलरेडी डिसाइड है ना कि P का पिता कौन है, Q है। अब मैं बोला P प्लस O लिख दिया, मतलब P जो है वो O की क्या है, पुत्री है। P अगर O की पुत्री है तो यहां पे यही एक तरीका बच रहा है कि ये पति और ये क्या हो जाएगा, पत्नी, मतलब प्लस लग सकता है। लेकिन अगर मैं गुणा लगा दिया तो P गुणा O बन गया। P गुणा O क्या बता रहा है, P O का पुत्र है, ये भी तो हो सकता है। P O का पुत्र है तो ये P जो है वो O का क्या हो जाएगा, पुत्र। इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तो ये पति पत्नी बन रहे हैं। तो यहां पे O N की माता इस केस में भी बन रही है और इस केस में भी O N की माता, मतलब प्लस भी लगा सकते हैं, गुणा भी लगा सकते हैं। तो प्लस या तो गुणा, समझ आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपको Q के बारे में बता दिया है कि Q पति ही है, मतलब आदमी ही है वहां पे। तो अब अगर P के पिता Q है तो P किसकी पुत्री है, O की, तो O माता ही होगी। P अगर पुत्री है O की तो O माता होगी, P अगर पुत्र है O का तो O माता ही होगी, क्योंकि P के पिता तो कंफर्म कौन है, Q है। तो P जो है अगर ये पुत्री है तो वो O की पुत्री अगर बोल रहा है तो O माता ही होगी, क्योंकि पिता तो पहले ही फाइनल हो चुका है। P अगर पुत्र है O का तो O माता ही होगी, क्योंकि पिता तो पहले ही फाइनल हो चुका है। तो गुणा लगाएंगे तो भी चलेगा, प्लस लगाएंगे तो भी चलेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, या तो ए या तो बी। अच्छा प्रश्न है, क्लास में ऐसा प्रश्न किए भी नहीं थे, तो प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न को रखेंगे, बन जाएगा। अभी कोई डाउट तो नहीं किसी को, एक और कर लो लास्ट बस आज के लिए, ये कर लो, ये सिंपल सा है। S प्लस टी इंटू वी माइनस डब्ल्यू प्लस वाई में दिए गए संबंधों के आधार पर निम्न में से कौन से संबंध सत्य हैं। टी वाई का भाई है, बना लो पहले एक लाइन डायग्राम, उसके बाद देख लो कौन सा संबंध इसमें से सत्य हो सकता है।
लाइन डायग्राम बना लो, S प्लस टी इंटू वी माइनस डब्ल्यू प्लस वाई, जल्दी से बना लो। बन जाएगा ये। देख लो अगर प्रश्नों को 5 प्रश्न ऑलरेडी 2.5 बज चुका है, देख लो 2.5 बज चुका ऑलरेडी, क्लास बहुत लंबी हो गई है। फटाफट बाकी प्रश्न दिखा दे रहा हूं, ये तो बन जाएगा यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो एक ये प्रश्न था, और क्या लिखा गया इधर यार, देखो एक ये प्रश्न था, ये तो बन जाएगा आपसे। इधर पे मिस्टेक हो गया कुछ प्रश्न का, ऑप्शन भी पूरे नहीं है इसके, देख लीजिएगा। ये प्रश्न क्या था, कराया था इस प्रकार का प्रश्न। अच्छा गणितीय संक्रिया नहीं हुआ है क्या? सिंपल सा है, मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन रखा जाए जिससे बैलेंस हो जाए। वो वी बॉड मास तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, वही वी बॉड मास है। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप उठाएंगे तो पहला ऑप्शन क्या बना देगा, ये 18 प्लस 6 माइनस 3 बराबर 12 गुणा 24। पहला ऑप्शन उठाए तो ये स्टार के प्लेस पे प्लस, ये फिर माइनस, ये बराबर और ये क्या गुणा। तो क्या बराबर के दोनों साइड बैलेंस हो रहा है? अगर हो रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहां पे ऑप्शन भी गलत हो गए थोड़े, बन जाएगा। ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन पूछता है ऐसा एक प्रश्न, ध्यान रखिएगा। वी बॉड मास पढ़े हैं ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, वही लगाना है इसमें। ये बन जाएगा। देखो मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2000 को मंगलवार को मनाया था, मंगलवार को मनाया था। मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मंगलवार को मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष मनाएगा? बन जाएगा। याद है 2010 आएगा इसका आंसर। 6 साल या 11 साल जनरली होता है, लेकिन आपको बताया था एक एक साल आगे बढ़ो। फरवरी 28 दिन का तो 1 दिन जंप मारो, 29 दिन का तो 2 दिन जंप मारो, बन जाएगा ये। 6 और 7 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? ये तो ओरली बता सकते हो। 6 और 7 बजे के बीच 6 बजे ही बनेगा। 6 और 7 के बीच देखा जाए तो बनता ही नहीं है, तो 6 बजे ही बनेगा। यहीं पे तो अपवाद आया था ना इसका, 6 बजे ही बनेगा 180 डिग्री। 6 और 7 में अपवाद आया था ना, 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में बनना चाहिए था कितने बार? 2 बार, लेकिन बनता कितने बार है? कितने बजे? 6 बजे। ये बन जाएगा। ये देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है। शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? बन जाएगा। व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दो, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, उसके बाद इनको जमा दो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक बनेगा? यहां तक बन जाएगा। एक अंतिम प्रश्न ये पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक बचा हुआ है, वर्गीकरण का है ये प्रश्न। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकी 3 से अलग है, वो छांटना है। तो पढ़ाऊंगा अब इस प्रकार के प्रश्न। तो बन रहे हैं प्रश्न, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट ये बचा है, बड़े चैप्टर हैं ये बचे हैं 2, बाकी लगभग पूरा हो गया है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, कल जहां तक है क्लास लूंगा, तो कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। रीजनिंग का ही क्लास लूंगा कल, जहां तक है शेड्यूल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टाइम का शेड्यूल भी। मॉर्निंग में आना पड़ सकता है 8 बजे भी, 8 बजे भी आना पड़ सकता है। 3 घंटे चलेगा क्लास, हो सकता है 8 बजे भी। अरे मैं भी तो उठ के आऊंगा ही यार, मैं थोड़ी घर में सोते रहूंगा। चलो बन रहे हैं ना क्वेश्चंस आप लोग से? यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, कल देखते हैं।